हाय देरन, अस्सलाम वालेकुम। आज 42 के साथ आपके मेजबान जोया मलिक। डॉक्टर्स किसी भी माशरे का मसीहा होते हैं, लोगों को बीमारियों से महफूज रखते हैं, जानलेवा बीमारियों के खिलाफ फ्रंट लाइन सोल्जर्स बनकर काम करते हैं। हमारे आज के शो के मेहमान एक मशहूर गायनाकोलॉजिस्ट हैं। लाहौर जनरल हॉस्पिटल और अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज PGMI के प्रिंसिपल के तौर पर अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सरदार अल-फरीद जफर साहब की। आज का पूरा दिन हम उनके साथ गुजारेंगे और जानेंगे उनकी जात के मुख्तलिफ पहलू। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम जी। सो गुड टू सी यू। गुड टू सी यू। अल्हम्दुलिल्लाह। मुल्तान शहर से जनरल हॉस्पिटल लाहौर तक का जो सफ़र है, इसके बारे में हमें बताएं। देखिए जी, मैं अभी भी मुल्तान जाता हूँ तो वहाँ से जब वापस निकलता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अभी वो मुझे शहर इतना पसंद है। आई वॉज बॉर्न इन मुल्तान। फिर इनिशियल कुछ 4-5 साल मेरे वालिद साहब हैदराबाद में प्रोफेसर रहे, फिर कराची डाओ में रहे। तो मैंने नर्सरी जो थी वो सेंट पैट्स कराची से की थी। और उसके बाद फिर वो 1 यूनिट टूट गया और पोस्टिंग मुल्तान में हो गई। तो मैं इनिशियली लसा उसमें सेंट मेरीज कॉन्वेंट में पढ़ा, 3rd तक वहाँ पढ़ा, और जो एक मिशनरी स्कूल था। और फिर मैट्रिक मैंने लसाल से किया। और उसके बाद मैंने FSC गवर्नमेंट कॉलेज बोसन रोड से की। फिर MBBS मैंने निश्तर से किया और इनिशियल ट्रेनिंग मैंने निश्तर में की। और उसके बाद देन आई मूव टू लाहौर। जब मैं लाहौर आया तो मैंने सोचा था कि मैं कुछ अरसे के लिए जाऊंगा और फिर वापस मुल्तान आ जाऊंगा। अच्छा। और लेकिन लाहौर के लिए मशहूर है कि आप इधर आ जाएं तो फिर आप यहाँ से जा नहीं सकते। तो लेकिन इस दौरान फिर मैं कुछ अरसा मुल्क से बाहर रहा। और 3 साल में फैसलाबाद वाइस चांसलर रहा। मैं फाउंडर वाइस चांसलर हूँ फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी का। जो पहले पंजाब मेडिकल कॉलेज था, पहले मैं प्रिंसिपल था। वो एक गवर्नमेंट ने टास्क दिया। लाहौर के मैंने हर हॉस्पिटल में काम किया हुआ एक्सेप्ट शेख जायद। मैं सर्विसेज में रहा, लेडी विलिंगटन में रहा, लेडी एचिसन में रहा। अब मैं LGH में हूँ। गंगाराम में मैंने 10 साल गंगाराम में काम किया। तो यहाँ के मैंने हर हॉस्पिटल में लाहौर के काम किया। फिर पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद में 3 साल रहा, वहाँ एज प्रिंसिपल रहा, SBC रहा। फिर उसके बाद वहाँ से छोड़ दिया और फिर अब ये चार्ज जो है लाहौर का मिला। और मेरा ख्याल है कि लाहौर में बहुत ज़्यादा काम है हेल्थ में करने का, क्योंकि रश है यहाँ बहुत ज़्यादा। और इसमें जिस पॉपुलेशन को मॉनिटर करना, वो उसमें डे एंड नाइट आपको काम करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, आपने ऑस्ट्रेलिया में और सिंगापुर में आपने मेडिकल की तालीम हासिल की। आपका वहाँ तालीम हासिल करने का तजुर्बा कैसा रहा और आपके लिए कितना मुफीद साबित हुआ? ये तो आपने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया और कैरियर की बिगनिंग की बजाय सेंटर में क्वेश्चन स्टार्ट किया। देखिए, जितना भी इंसान का एक्सपोजर होता है, एजुकेशन एक अलग चीज़ है कि आपने किताबें पढ़नी है या आपने लैब्स में काम करना है, आपने हॉस्पिटल्स में काम करना है। आपकी एक पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग भी होती है कि हमारा एक वो मकूला है कि जी सफ़र वसीला ज़फ़र। और आज उन्होंने ही फरमाया था इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन भी जाना। उस वक्त चाइना जाना बहुत मुश्किल था। तो इसमें ये है कि आप इन कंट्रीज़ में जाते हैं, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग होती है, आप मुख्तलिफ लोगों को मिलते हैं और आपको एक पब्लिक डीलिंग का आर्ट भी आता है कि हर जगह पे डिफरेंट मज़ाहिब वाले मिलेंगे, डिफरेंट रेसेस मिलेंगी। और मैं मेलबर्न रहा हूँ। मेलबर्न जो है वो इट इज़ द मोस्ट लिवेबल सिटी। उसका ये कि दुनिया में मैक्सिमम लोग जब इमिग्रेट करते हैं तो वो चॉइस देते हैं मेलबर्न की, वो नंबर 1 सिटी है वर्ल्ड का। ये चीज़ एक तरफ है, लेकिन वो सिंगापुर से मैं आपको स्टार्ट करूं कि वो इतने हॉस्पिटल्स स्पॉटलेसली क्लीन थे। अच्छा। और उसमें सिर्फ ये नहीं कि हमारा क्लिनिक स्टाफ बेहतर था, अच्छा, वहाँ उनकी पॉपुलेशन को भी कॉन्सेप्ट था,
ऐसे को जाके यहाँ हम डस्टबिन में लगा देते हैं जी। तो लोग साथ बैठे होंगे तो डस्टबिन में फेंकेंगे, नीचे फेंकेंगे, उनको कहना पड़ता है कि डस्टबिन लगे इसमें जाके फेंकें। उसमें फ्लोर में आपको अपना अक्स नज़र आता था, वो इतना क्लीन था, उसकी वॉल्स, उसकी डोर्स हॉस्पिटल के, वैसे लगता था कि सारा कुछ कल रात ये नया लगा है, इस तरह मेंटेनेंस ओह माय गॉड। और फिर ऑस्ट्रेलिया में गए, ऑस्ट्रेलिया की आबादी थोड़ी थी एंड इट्स अ वेरी ह्यूज कंट्री, लेकिन इन दोनों कंट्रीज़ का जो मेन चीज़ अच्छी थी, इन्होंने एजुकेशन बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया। और जो रिसर्च सेंटर्स में क्योंकि स्पेशलाइज कर रहा था कि टेस्ट ट्यूब बेबी में और IVF में, वर्ल्ड का हाईएस्ट सक्सेस रेट सिंगापुर का इन इनफर्टिलिटी। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो UK के साथ ये पायनियर है IVF में। पहली प्रेगनेंसी बर्न हॉल UK से हुई और दूसरी मेलबर्न जहाँ में मोनाश में गया वायलेंट काउंसिल की थी। तो इन लोगों ने ख़ासकर गायनी और इनफर्टिलिटी और अगर स्टेम सेल इस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया। डॉली भी जो है वो पहले UK से आई और फिर स्टेम सेल का बहुत ह्यूज इंस्टीट्यूट था। तो उस लिहाज से मुझे एडवांटेज बहुत हुआ कि मैंने जो वर्ल्ड के पायनियर्स थे उनके साथ काम किया। मैंने IVF के पायनियर के साथ ऑस्ट्रेलिया में काम किया, मैंने ICSI के पायनियर के साथ सिंगापुर में काम किया। पायनियर ICSI है जो एग और स्पर्म का क्रॉस अंडर माइक्रोस्कोप करते हैं। फिर एक को कल्चर होती है, मैंने उसके पायनियर के साथ काम किया सिंगापुर में। फिर फ्रीजिंग होती है, विट्रिफिकेशन, जो ओ साइट्स की एग्स और स्पर्म्स की फ्रीजिंग होती है, वो पायनियर, उनके साथ वहाँ काम किया। फिर जो कल्चर्स बनते हैं जिसमें एम्ब्रियोज ग्रो करते हैं, वो सारे पायनियर से मैं टीच कर रहे थे। तो वो स्टेम सेल के पायनियर भी वहाँ थे। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस और एक यूनिक और डिफरेंट किस्म का एक्सपीरियंस था कि वो लोग थे जिन्होंने दुनिया में वो चीज़ें स्टार्ट की थी और पहले किसी को पता नहीं था। और फिर उनसे जब पूछा कि आपने किस तरह ये चीज़ें की, तो उन्होंने सारा बताया कि डिस्कवरी जो भी है, अगर आप टोटल गाइडलाइंस फॉलो करें तो डिस्कवरी कभी नहीं आ सकती, बिकॉज आप एक सेट पैटर्न में चलते हैं। आप इतने ब्राइट स्टूडेंट रहे हैं, टॉप करते रहे हैं और कई बार आपने टॉप किया। अपनी एकेडमिक्स के बारे में भी हमें बताएं और आगे जो आपने अपने शोबे में, मेडिकल के शोबे में जो अचीवमेंट्स आपने हासिल किए उनके बारे में भी आप हमें बताएं। जी, आपने अच्छा क्वेश्चन किया। इसमें मैंने क्योंकि मैट्रिक वहाँ मुल्तान से किया, लासाल से, तो मैं लासाल का बेस्ट बॉय हूँ। और वो एक मिशनरी स्कूल था, ब्रदर्स थे, बड़ा टफ़ क्राइटेरिया होता था। उसके बाद मैं निश्तर का बेस्ट ग्रेजुएट हूँ। फिर मेरी ऑस्ट्रेलिया में IVF में डिस्टिंक्शन आई। उसके बाद मैंने ग्रेड 18 में पब्लिक सर्विस कमीशन में टॉप किया। फिर मैंने ग्रेड 19 में पब्लिक सर्विस कमीशन में टॉप किया। उसके अलावा मेरे काफ़ी सारे मेडल्स हैं जो मुझे लोकली मिले, इंटरनेशनली मिले। 2019 में रॉयल कॉलेज ने मुझे ऑनर किया और रॉयल कॉलेज ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट ने, उन्होंने पूरी दुनिया से CVs मंगवाई और कुछ 200 CVs उनके पास थी और उसमें से उन्होंने 3 CVs सिलेक्ट की और मेरी एक CV उनमें से थी। 200 में से 3 CVs वर सिलेक्टेड आउट ऑफ 200। और उन्होंने कॉन्वोकेशन जो रॉयल कॉलेज की शुरू हुई, तो कॉन्वोकेशन उन्होंने स्टार्ट मेरे से की, पहले मेरी सर्टेशन की। प्रेसिडेंट ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट और वाइस प्रेसिडेंट ने सर्टेशन सारी बोली और प्रेसिडेंट वहाँ खड़े और पूरा उनका जो रॉयल कॉलेज का पूरी काउंसिल थी सब बैठी थी। तो उन्होंने जून 2019 में मुझे ऑनर किया और उसकी वजह भी उन्होंने बताई कि मैं सोसाइटी ऑफ गायनी का प्रेसिडेंट रहा 2016 से 19 और मैंने मैटरनल मोर्टेलिटी रजिस्ट्री मेंटेन की पाकिस्तान की, जो पहले प्रॉपर रजिस्ट्री नहीं चल रही थी। हमारे पास पूरे कंट्री का टर्शरी का, और फिर हमने उसे DHQ से लिंक किया। सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, KPK, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, फाटा, सब हॉस्पिटल्स का फर्स्ट टाइम हमने मोर्टेलिटी का मैटरनल शर्ह जो हमल के लिहाज से होती हैं उसका डेटा हमने इकट्ठा किया, रजिस्ट्री बनाई और फिर काम शुरू किया कि कैसे रोक रहे हैं। अच्छा। तो ये वो चीज़ें खुद से उनकी एक टीम है जो इंटरनेशनली फॉलो करती कौन क्या कर रहा है। अच्छा। उस पर नाम मेरा उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया और वो 3 लोगों को दिया। एक उनके UK के अपने थे, कोई साइंटिस्ट, एक मैं था और एक उन्होंने इंडिया से किसी को दिया। तो वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और फिर गवर्नर साहब ने हाल ही में एक कोरोना के लिए एक अवार्ड दिया, जिस पे एक बड़ी हमें खुशी हुई कि नेचुरली कोरोना में इतना उन्होंने हमारे इंस्टीट्यूशन से और डॉक्टर्स को काफ़ी ज़्यादा ऑनर किया जिन्होंने काम किया। तो वो रिसेंटली एक मेरे लिए ये चीज़ अच्छी थी कि कोरोना में मुझे एक अवार्ड मिला। कोरोना की वजह से जो हॉस्पिटल की मैनेजमेंट है, काम काज है, पेशेंट्स के मामलात हैं, ये सब कुछ करने में या इस सिस्टम को चलने में कितनी मुश्किलात दरपेश आई आपको?
और उनको किस तरीके से आपने फेस किया? देखिए जी, ये तो पूरे वर्ल्ड का एक क्वेश्चन है, सिर्फ ये LGH का या पाकिस्तान का नहीं है। और ये पेंडेमिक ऐसा आया कि 100 साल के बाद आया। पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फ्लू आया था, जिसमें हमारी इस वक्त खुशकिस्मती के हमारे देहात बच गए। उस वक्त हमारे देहात के देहात ख़त्म हो गए थे और ये ट्रीटमेंट्स भी नहीं थे। ओह अच्छा, इसमें नेचुरली क्योंकि किसी को इस डिज़ीज़ का पैटर्न पता नहीं था, सही, लेकिन हमने 2-3 चीज़ें इमीडिएटली की। अच्छा, एक तो हमने फर्स्ट डे मीटिंग की, अच्छा, जैसे बड़ा अच्छा, डिपार्टमेंट के साथ, मैडम मिनिस्टर के साथ, CM साहब के साथ, अच्छा, नेचुरली PM साहब का एक विजन चल रहा था। जब हमें देखा बढ़ रहा तो इमीडिएटली हमने पहले देखा कि हम कितनी कैपेसिटी पे जा सकते हैं और हमें क्या चीज़ चाहिए, ठीक, जिसमें मैं समझता हूँ कि हमें गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। हमने इमीडिएटली प्लान किया कि हम डे एंड नाइट काम करने को तैयार हैं। हमने टीम्स तैयार की। हमारा हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पेशेंट जो एडमिट होते हैं उनको डॉक्टर्स आके फिज़िकली देखते हैं। कुछ जगह पे लोग ऐसे ही देख के चले जाते हैं, हाँ ये सिम्टम है। हमें मेरी गुड लक ही है कि मेरे साथ एक ऐसी डेडिकेटेड टीम थी जिसमें हम सब कोरोना, मुझे खुद भी कोरोना हुआ और मैं बहुत सीरियस हो गया। मैं वॉज इन ICU फॉर नंबर ऑफ डेज, मैं 3 वीक्स ICU में रहा। मेरे साथ उस MS थे, उनको कोरोना हो गया। हमारा जितना स्टाफ ट्रीट कर रहा है, मेरे दोनों PSOs को कोरोना हो गया, भी सीरियस हो गए। हमने कोरोना एक स्टोर बनाया था क्योंकि इसमें पैसा आ रहा था, सामान आ रहा था, लोग वो सामान खींचते थे, हर किसी को चाहिए था। हमने एक स्पेशल कोरोना स्टोर बनाया। अच्छा, इसमें PPs आ जाएंगी, मास्क आ जाएंगे, हेड गियर्स आ जाएंगे। अच्छा, हम खुद इसलिए ना बच सके कि लोगों को अवेयरनेस थी नहीं। लोग जब बाहर ऑफिस के आ जाते थे और आके बाहर कहते थे जी हमने मिलना है, कोई और इशू, अंदर आके मुझे कहते चिट सामने रखते थे कि हमें कोरोना है, बताएं हम क्या करें। इस तरह की सिचुएशन चल रही थी। उसमें नेचुरली हम लोग तो बच ही ना सके, सबको 1 by 1 सबको हुआ, बल्कि एक टाइम तो काफ़ी सब सारों को इकट्ठा हुआ। मैंने और मेरे साथ ये गजाला रूबी हैं जो हमारी साइंटिस्ट हैं, और डॉक्टर इरफान और डॉक्टर खालिद वहीद, हमने डे एंड नाइट बैठ के इसी जगह पे बैठ के इसको विदिन 4 days हम इसे BSL 4 लेवल पे ले गए। इसकी हमने फ्लोर, वॉल, सीलिंग सारा बनाया विदिन 4 days। अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि एक आधी मशीन हमारे पास नहीं है। हमने डिपार्टमेंट को लिखा, वो नेचुरली उसको प्रोक्योर करने में थोड़ा टाइम लगता था। हमने इमीडिएटली जो कंपनीज थी उनसे प्लेसमेंट पर रख ली कि आप किट्स यूज़ करेंगे, और डिपार्टमेंट को बता भी दिया। उसके बाद जैसे फिर NDMA ने मशीन्स आनी शुरू हो गई, तो उन्होंने भी कुछ हमें मशीन्स दी। फिर एक बजट बन गया, फिर कोई किट्स कुछ हमने ली, कुछ हमें प्राइमरी हेल्थ से आई, कुछ NDMA से आई। इस तरह एक सिलसिला चल पड़ा। हमने 35,000 टेस्ट किए, 35,000 टेस्ट। वी डिड नॉट चार्ज अ सिंगल पेनी, एक पेनी भी चार्ज नहीं हुआ। अगले दिन कोई मिनिस्टर साहब आए थे, गवर्नर साहब से मीटिंग हुई। अगर आप उसकी प्राइस देखें वो 23 से 25 करोड़ होती है, और वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ। वो क्रेडिट मैं समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को और हमारे प्राइम मिनिस्टर को इसमें जाता है, जो कि हमने अभी तक उस तरह से हाईलाइट नहीं किया हुआ। लेकिन 23 से 25 करोड़ का टेस्ट LGH में हो चुका है, जिसका एक पैसा चार्ज नहीं किया। आप ये बताइए कि आपने गायनी के शोबे को ही क्यों चुना? देखिए, इसके पीछे पूरी एक हिस्ट्री है। ऐसे मैंने नहीं इसको चुना, या एक तो मैं जिसमें मेडिकल स्टूडेंट था, हमारी रोटेशंस होती हैं मेडिसिन, सर्जरी और गायनी में। मैं जिस पर लेबर रूम आ रहा था तो कुछ ख़वातीन बाहर रो रही थी, और उनकी वहाँ ड्यूरिंग डिलीवरी उनकी किसी रिलेटिव की डेथ हो गई हुई थी, और बहुत ऊँचा रो रही थी। और फिर मैं उनसे पूछा तो वो, क्योंकि मुल्तान था, उन्होंने कहा कि जी ये हम बलूचिस्तान से आ रहे हैं, हम 10 घंटे चारपाई पे उठा के इस पेशेंट को चलें, फिर रोड आइए। और उसके बाद हमने गाड़ी हायर की और फिर लेके यहाँ आए, और इसको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा थी। डॉक्टरों ने कोशिश की लेकिन ये बच नहीं सकी। ये तो इनिशियल इस तरह कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मेरे ज़हन नशी हो गई कि हमारी मैटरनल मोर्टेलिटी जो है वो एक, और नियोनेटल जो है, ये पाकिस्तान की एक मेन प्रॉब्लम है। जो PM साहब ने जब फर्स्ट टाइम ओथ ली और पहली स्पीच की, वो मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने सबसे पहले ये टॉपिक टच किया। वो मेरी अपनी एक दुखती रख थी। तो वो सोचते हुए मैंने उस दिन डिसाइड कर लिया कि मैं गायनी में जाऊँगा। तो जब मैंने सुपर स्पेशलाइज़ किया तो उसमें जब मैं रजिस्ट्रार था तो मुख्तलिफ़ किस्म के पेशेंट्स आते थे। तो मेरे पास कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने आके कहा कि औरत ने कहा कि मेरा बच्चा नहीं है,
और मुझे डिवोर्स हो रही है। अच्छा। और मेरे पास जमा पूरा ज़िंदगी का 1 लाख रुपए है, वो अगर आप लाख ले लें और मुझे बच्चा दे दें, मेरे पास और कुछ भी नहीं। उसने बालियाँ भी उतार के रख दी कि मेरा कहीं कोई हल नहीं निकल रहा, ये मेरी सोने की बालियाँ भी पड़ी हैं, ये लाख रुपए भी पड़ा है, मुझे किसी तरह इलाज करके बच्चा दे दो। मैं छोटा मोटा ट्रीटमेंट कर सकता था, लेकिन हाई टेक्नोलॉजी मेरे पास नहीं थी, ना वहाँ एग्जिस्ट करती थी। उस दिन से मेरे जहन में पड़ा कि मैं जब गायनेकोलॉजिस्ट बनूंगा 2 चीज़ें करूंगा। एक में मैटरनल मोर्टेलिटी पे काम करूंगा, गायनी का मैं ऑलरेडी स्टूडेंट लाइफ में सोच चुका था। आगे फिर फर्दर मैं IVF में कैसे गया, एक मैंने मैटरनल मोर्टेलिटी पे मैं देखा काम करूंगा। अच्छा। दूसरा मैंने देखा कि इस तरह के पेशेंट सारे बेचारे के पास खाने को नहीं था, वो पता नहीं कहाँ से आई थी, लइये से किधर से। अच्छा। और तो वो खैर मैंने उसको वो चीज़ें तो वापस की और उसको बड़ा काउंसिल किया। उस मैंने सोचा कि मैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी लाऊंगा जो गरीब लोगों की रेंज में, IVF गरीब की रेंज में नहीं। हमने अब डिपार्टमेंट से भी मीटिंग की है, हमने कुछ डोनर्स भी इकट्ठे किए हैं। सही। अगला स्टेप जो इस महीने स्टार्ट होने जा रहा है, हमारे एक डोनर हैं ज़ियाद साहब जो USA में रहते हैं, उन्होंने पूरा हमें एक पूरा ब्लॉक पहले बना के दिए। अच्छा। अब उन्होंने प्रॉमिस किया है कि मैं आपको गायनी का एक इंस्टीट्यूट बना के दूंगा, और वो उसमें फीटल मेडिसिन और ये IVF और गायनी ऑन्कोलॉजी, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ हमारा स्टार्ट होने वाला है। अच्छा। और मेरी ख्वाहिश ये है कि मैडम यास्मीन की FJ में वो बना रही हैं, मेरी ख्वाहिश है गरीबों की रेंज में आए। मैंने उसका अपनी रिसीट से कोई बजट बनाया है कि महंगा ट्रीटमेंट जो गरीबों को नहीं मिल रहा, वो हमारे यहाँ ट्यूबरकुलोसिस और PID कुछ डिजीज़ ज़्यादा हैं जिनकी वजह से इनफर्टिलिटी है, वरना जनरली वैसे पुअर का इतना वो इशू नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्हें TB रहा है, उनकी बहुत प्रॉब्लम है। तो वो उसका एक फ़ंड जनरेट होगा और उससे उनको वो मेडिसिन मिलेगी और ये उनकी रेंज में आएगा। तो ये मेरी एक ड्रीम है कि ये ट्रीटमेंट मैं गरीब की रेंज में ले आऊँ, और वो मेरे ख्याल इसी से ही बरकत पड़ेगी और चीज़ें आगे डेवलप होंगी, क्योंकि सिर्फ अभी ये अमीरों की रेंज में। पाकिस्तान में क्या रेट है इनफर्टिलिटी का? देखिए ये 1 जो इंटरनेशनल चल रहा है ना, और पाकिस्तान का भी वैसे ही 1 in 6 जो कपल है वो लाइफ में किसी न किसी वक्त इनफर्टिलिटी एक्सपीरियंस करता है और ट्रीटमेंट के लिए जाता है। हर 6 में से एक कपल किसी न किसी टाइम लाइफ में ये पहले 1 in 10 होता था, पहले 10 में से 1 होता था, अब वो 6 में से 1 हो गया। और वो इसलिए हो गया कि मेल इनफर्टिलिटी का इंसिडेंस बहुत बढ़ता जा रहा है, प्लस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ बहुत ज़्यादा आ गई है, प्लस कैरियर ओरिएंटेड वर्ल्ड बन गया। लोग जो हैं वो फीमेल्स मैरिजेस डिले हो रही हैं, वो कहती मैं डॉक्टर बन जाऊँ, वो कहती मैं मीडिया में पहले स्पेशलाइज करूँ, वो कहती मैं बैंकिंग में करूँ। मैरिजेस डिलेड मैरिजेस हमारे यहाँ फीमेल का इशू है, प्लस पॉलीसिस्टिक ओवरी। और मेल्स में ड्यू टू स्ट्रेस, लैक ऑफ एक्सरसाइज, पोल्यूशन, डाइट प्योरिंग इंटरनेशनली बढ़ता जा रहा है। आउटडोर एक्टिविटी कम होती जा रही है, लोग ज़्यादा अपने कंप्यूटर जोन पे बैठे हैं। पिछली जनरेशन ऐसे नहीं थी, तो उससे ये चीज़ें थोड़ी बढ़ती जा रही हैं और स्ट्रेस भी इसको बढ़ाता जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद हम अपनी गुफ्तगू को वहीं से जारी करेंगे जहाँ पे हम इसे ब्रेक कर रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक दोस्तों। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को हम वहीं से जोड़ेंगे जहां से हमने इसे ब्रेक पे जाने से पहले ब्रेक किया था। हमारे साथ इस वक्त एक मशहूर गायनेकोलॉजिस्ट सर, हमारे साथ प्रोफेसर साहब सरदार अल-फरीद ज़फ़र साहब मौजूद हैं और बातचीत का सिलसिला हम वहीं से शुरू करेंगे। सर आपसे सवाल है कि हमारी ख़वातीन एक फ़ीमेल गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हुए ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। बीइंग अ मेल गायनेकोलॉजिस्ट आपको किस किस्म की मुश्किलात को देखना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, और फिर आगे पेशेंट्स को किस तरीके से आप कन्विंस करते हैं? अच्छा, ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन है, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। मैं देखिए निश्तर से स्टार्ट किया। निश्तर में हम 8 लड़के थे और 2 लड़कियाँ थी उस यूनिट में। मैं उनका वो उस बैच को हेड करता था और हमारे कंसल्टेंट भी मेल थे। हमारा सब ज़्यादा इमरजेंसी होती थी, सब ज़्यादा OPD होता था, सब ज़्यादा लिस्ट होती थी। और पेशेंट को हम किसी वेट नहीं करते थे, खुद ही स्ट्रेचर पर डालते थे, खुद ही थिएटर में लाते थे, खुद ही लेबर रूम में ले जाते थे, डिलीवर करके वार्ड भी खुद ही पहुंचा देते थे।
इसलिए पेशेंट हमसे बहुत कंफर्टेबल था। ये एक मिसकंसेप्शन है। अच्छा। लेकिन किसी ने मेल के पास नहीं जाना, उस पर हमेशा चॉइस है, फीमेल के पास जा सकता है। अच्छा। गायनी की एक या दो के अलावा कोई ऐसी बुक नहीं है जो किसी फीमेल ऑथर ने लिखी। ऑल आर मेल ऑथर्स। गायनी ऑप्स की जितनी किताबें लिखी गई हैं वो एक या दो उसमें हैं फीमेल ऑथर। ठीक। रॉयल कॉलेज ऑफ गायनेकोलॉजी जो है उसमें 100 साल में सेकंड टाइम एक फीमेल प्रेसिडेंट बनी, हमेशा मेल प्रेसिडेंट रहा जो गायनेकोलॉजी। ये एक मिसकंसेप्शन है जो मैं बता रहा हूँ। सऊदी अरेबिया की गायनी हमेशा मुस्लिम वर्ल्ड की मेल्स ने लीड की, सऊदी अरेबिया की। तो मेल्स जनरली, और ये फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट माइंड करेंगी, असल में फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट ही ये फैलाती हैं, पेशेंट नहीं फैलाता। अभी तो हमारे पास रिक्वेस्ट आती हैं जनरली फीमेल्स, डीएनसीज, डिलीवरी, सिजेरियंस, वो उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। उनको घर का भी हाउस होल्ड करना है, बच्चों का भी करना है। मेल ज़्यादा डिफ़िकल्ट केसेस की तरफ जाता, हायर टेक्नोलॉजी की तरफ जाता है। कैंसर सर्जरीज हैं, गायनी की वो हैं, डिफ़िकल्ट ऑप्स है। मेल ज़्यादा वो डील करते हैं, उनके पास नेचुरली फ़ीमेल की निस्बत टाइम ज़्यादा है। फ़ीमेल ने घर में शुरू में सुबह नाश्ता वाश्ता देखना है, फिर बच्चों को स्कूल भेजना है, फिर उसने हॉस्पिटल लाना है, काम करना है, फिर खामेदा आ गया, बच्चे आ गए, उसने वो लंच शुरू कर देना है। उनको घर का टाइम भी डिवाइड करना है, वो भी एक फुल टाइम जॉब है। मेल उस तरीके से वो नहीं करता, ये खुदा की तरफ सिस्टम बना हुआ बिल्कुल कि मेल ने नेचुरली उसने कमा के आना है और फीमेल ने। तो इसकी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम कभी नहीं होती। अच्छा। हमारे साथ ये मिसकंसेप्शन है। गायनेकोलॉजिस्ट की एक टीम होती है, अगर किसी को कोई इतराज़ है जो कि उसके जहन में डाल दिया जाता है, ऐसा होता नहीं है, तो वो आप सब फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं, वो कोई भी देख सकता है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। राइट। एक हामला औरत को कोरोना वायरस से कितना ख़तरा लाहक हो सकता है और क्या एहतियाती तदाबीर है? लेकिन जी शुरू में जो रिकमेंडेशंस आई उसमें था कि बहुत ज़्यादा ख़तरा होगा। अब क्योंकि लोग ज़रा समझ गए, उतना ख़तरा नहीं रहा। लेकिन जो स्टडीज़ आई हैं, अगर वो जो मोर्टेलिटी है 1.2 है आउट ऑफ 1000, तो कोरोना में वो 1.5 चली जाती है आउट ऑफ 1000। इतना फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन इसमें प्रीटर्म लेबर का चांस ज़्यादा है और बाकी IUGR उन चीज़ों के थोड़ा सा चांस इसमें ज़्यादा। लेकिन ट्रीटमेंट बेहतर हो गया इसलिए उतना ज़्यादा नहीं है। उनको एंटीनेटल प्रॉपर कराना चाहिए। हमने उसके लिए ख़ास प्रोग्राम यहाँ बनाया हुआ है, ख़ास प्रॉपर SOPs भी हैं, प्रॉपर SOPs हैं, उनके प्रॉपर रूम्स हैं। ओके। जिसका हमें पता चलता है कि ये सस्पेक्टेड है, ठीक है, वो सस्पेक्टेड काउंटर में जाता है, रूटीन उसमें नहीं आता। ठीक है। और वहाँ से वो फिल्टर हो जाता है। अगर कोरोना है तो फिर वो कोरोना SOPs के तहत उसका एंटीनेटल होगा। लेकिन एंटीनेटल उसका होगा लाजमन, ये नहीं कि वो सिर्फ घर पे रहेगा, फ़ोन पे भी उससे घर में रब्ता रहेगा। और थोड़ा सा ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी में चला जाता है, उसको हम फिर ज़्यादा बुलाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा रिस्क उसका ज़्यादा है। सर, हामला ख़वातीन को भी आप समझते हैं कि वैक्सीनेशन करानी चाहिए कोरोना की? लेकिन जो वैक्सीन पाकिस्तान में आई है ये कंट्राइंडिकेटेड है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। जो फाइजर वाली है वो आप दे सकते हैं, वो जब आएगी तो फिर वो उसमें स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। लेकिन हर कंट्री के SOPs उन्होंने फ़र्क बनाया। इसका उन्होंने ख़ास समय का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग नहीं देनी, जो चाइनीज़ अभी लग रही साइनोफार्म, ये नहीं दे सकते। ठीक है। इसलिए मैं मिक्सअप नहीं करूँगा, क्योंकि लोग समझ लेंगे दे सकते हैं। अभी जो वैक्सीन है इसमें आप नहीं दे सकते। सर, टेस्ट ट्यूब बेबीज़, IVF, क्या फ़वायद हैं, क्या नुकसानात हैं? लेकिन फ़ायदा तो मैरिज सेविंग है, क्योंकि डिवोर्सेस हो सकती है, मैरिज सेविंग। दूसरा ये है कि हर किसी की ख्वाहिश होती है टू प्रोक्रिएट, के उसकी आगे औलाद हो जी। ये दुनिया में हमने इंटरव्यू करके देखा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड हर बंदे के अंदर एक ख्वाहिश होती है कि उसका आगे औलाद हो। ये कुदरत की तरफ से एक चीज़ है, वो उसकी ख्वाहिश भी पूरी होती है, जो कि एक जायज़ ख्वाहिश है जी। डिसएडवांटेजेस उसके ये पहले ये थे कि ये एक्सपेंसिव था, प्लस इसकी कॉम्प्लिकेशंस थी। इसकी जो ट्रीटमेंट है वो ऐसे नहीं कि कोई बैठ के शुरू कर दे, वही उसी को देना चाहिए जो इसमें क्वालिफाइड हो या उसने इसमें कोई लंबा काम किया और उसे एक्सपीरियंस हो। क्योंकि इसमें जो हैवी इंजेक्शंस हैं वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं और उसको आपको प्रॉपर मॉनिटर करना पड़ेगा। जहाँ आपको लगेगा नुकसान हो रहा है आपको उसको कट डाउन करना पड़ता है, या तो साइकिल टर्मिनेट भी करना पड़ता है, और किस डे पे इसको आपने इंटरवीन करना है, ये पूरी एक साइंस है। तो इस वजह से जहाँ इसके फ़ायदे हैं वहाँ अगर आप प्रॉपर ट्रेंड हैं, प्रॉपर क्वालिफाइड हैं, तो फिर नुकसान नहीं है। लेकिन पेशेंट को हम बताते हैं ये चीज़ें हैं कि जब आपको रोज़ आना पड़ेगा
जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हो रहा होगा, ताकि आप में वो चार्जेस हाइपर स्टिमुलेशन आ जाती है और वो मल्टीपल बहुत ह्यूज फॉलिकल्स बनते हैं, उसमें फिर सीने में पेट में कई दफ़ा पानी पड़ने लग जाता है, वेसल्स इफेक्ट होनी शुरू हो जाती हैं। वो चीज़ें अगर आपको पता हो तो आप इमीडिएटली पिक कर लेते हैं और फिर आप पेशेंट को बचा सकते हैं, ट्रीटमेंट भी चलता है और वो सेव हो जाता है। तो इस लिहाज से अगर हिट एंड ट्रायल पे इसको ऐसे हर किसी को नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर ट्रेन प्रॉपर क्वालिफाइड लोगों को करना चाहिए, ठीक है। तो फिर उसका फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। जब से आप प्रिंसिपल बने हैं, आप मेडिकल कॉलेजेस में क्या क्या तब्दीलियां लेकर आए हैं? देखिए, एक तो हमने स्टूडेंट्स का फोकस करना है पढ़ाई के ऊपर। एक तो एजुकेशन है, उसमें नेचुरली हमने इनको रिसर्च ओरिएंटेड बनाना है। मैं आपको कोरोना का थोड़ा सा बताऊं कि कोरोना में हमने एक तो ऑनलाइन टीचिंग भी की, वरना ये सारा ऐसे टाइम ज़ाया हो रहा था। हमने टेलीमेडिसिन शुरू की, ऑनलाइन टीचिंग की, फिर हमने इनके बैचेस डिवाइड किए। ठीक है। लेट्स से हमें एक एडवांटेज था, हमारे उस वक्त 100 की क्लास ही ज़्यादा नहीं थी। हमने 10 के स्टूडेंट्स को ला के उनके SOPs बना के उनमें डिस्टेंस करके उनकी टीचिंग भी की, उनकी वार्ड टीचिंग भी हुई, उनकी हमने एग्ज़ाम्स भी लिए और उनको उसमें हमने ट्रेन भी किया। ठीक है। फिर एक तो नेचुरली जो पहले 2-3 साल की टीचिंग ज़्यादा लैब्स में होती है, हमने उसको इंटीग्रेटेड में कन्वर्ट किया कि इनको पहले साल से ही हम कुछ ना कुछ क्लिनिकल ट्रेनिंग देने शुरू कर दें। अच्छा। हाँ, एक तो हम वो डेवलप कर रहे हैं कि ये ना हो कि वो 3 साल पहले कुछ भी ना करे। इसके ऊपर और ज़्यादा काम हो रहा है कि हम इंटीग्रेटेड टीचिंग पे जाएं। फर्स्ट ईयर से उनका क्लिनिकल शुरू करें, जो उसे सारी उम्र करना है। ठीक है। तो पहले साल से उसको पल्स, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, ये चीज़ें भी उसे पता हो, एग्जामिनेशन कैसे करना है। ठीक है। ये पहले साल से ही हमने अब सारा प्लान चल रहा है। बेहतरीन। स्टूडेंट्स का उसमें टाइम हम और ज़्यादा करते जाएंगे। ठीक है। और वो एक इंटीग्रेटेड फॉर्म आ जाएगा। ठीक है। प्लस हमारे जो इंटरनेशनल जर्नल्स हैं उनका हम नंबर बढ़ा रहे हैं, ताकि ये एक्सेस हमारी फैकल्टी ने करना हो, हमारे नर्सिंग स्टाफ ने करना हो, हमारे स्टूडेंट्स ने करना हो। हमारा जो PGMI का जर्नल है, ये डॉर्मेंट चल रहा था, वो हमने पिछला सारा बैकलॉग ख़त्म किया है और इंशाल्लाह इसकी रेटिंग अब ऊपर जाएगी। इंशाल्लाह जो हमारा जर्नल है यहाँ का, ठीक है, वो उसके ऊपर अलग से काम हो रहा है। एकेडमिक काउंसिल की कोरोना वैक्सीन के मुताल्लिक मीटिंग हुई, जिसमें मरीजों की सहूलियात के बारे में और ऑपरेशंस की सहूलियात का जायजा लिया गया। प्रोफेसर डॉक्टर सरदार अल फरीद जफर ने गायनी डिपार्टमेंट का दौरा किया और एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नसीम, डॉक्टर रिजवान, डॉक्टर महविश, डॉक्टर नादिया से मरीजों के इलाज से मुताल्लिक अपडेट ली। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अब्दुल रज़ाक, एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट जाफर शाह, डॉक्टर रियाज हफीज, DMS डॉक्टर नादिया और डॉक्टर सायरा के साथ कोरोना वैक्सीन से मुताल्लिक मीटिंग की कि अब तक कितने डॉक्टर्स को वैक्सीन लग चुकी है और क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं हुए हैं। प्रोफेसर डॉक्टर सरदार अल फरीद जफर ने ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन टीचिंग के मुताल्लिक मीटिंग की। प्रोफेसर डॉक्टर अल फरीद जफर ने जनरल अस्पताल की कोरोना DSL लैब 3 का दौरा किया, जहां डॉक्टर गजाला रूबी, डायरेक्टर रिसर्च लैब ने कोरोना टेस्टिंग से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी।
लाहौर जनरल अस्पताल की जामे मस्जिद में नमाज जुमा अदा की। लाहौर जनरल अस्पताल से अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज के लिए रवाना हुए। सर, वो कौन सी शख्सियत है जिसने आपको ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है? मैं समझता हूँ कि मेरी जो पर्सनैलिटी है, मेरी वालदा ने सारी उम्र मेरे लिए तहज्जुद और फजर के दरमियान वजीफ़ा पढ़ा है, चाहे सर्दी है गर्मी है, चाहे वो पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर है। ये उन्होंने सारी उम्र वजीफ़ा पढ़ा। तो मेरी जो भी चीज़ें तरक्की या जो भी चीज़ें अचीवमेंट्स हैं, मैं समझता हूँ मैं इतनी एफ़र्ट नहीं करता, लेकिन वो मुझे चीज़ें मिल जाती हैं। और वो मैं समझता हूँ कि माँ की दुआएं जो उन्होंने सारी उम्र वो की, और मैंने आज तक उनके मुंह से कोई गाली नहीं सुनी कि उन्होंने किसी को बुरा भला कहा हो या किसी को बद्दुआ दी हो, ये भी कभी नहीं किया। उन्होंने मास्टर्स किया था पर्शियन में और हाफिज़ कुरान भी थी। बचपन का कोई ऐसा यादगार वाक़या जो आपको याद आता हो आज भी? बचपन मेरा बड़ा थ्रिलिंग था और मैंने इस किस्म के काम किए जो कोई सोच नहीं सकता था। आई वॉज 4 years old। हम कराची रहते थे, मेरे फादर प्रोफेसर थे डाउ में। मैंने एक टार्जन की मूवी देखी, तब वो टीवी मेरे ख्याल 4 से 8 चलता था। आई वॉज 4 years old। हमारा घर डबल स्टोरीड था। मैं उसकी तीसरी मंजिल पे चढ़ा और ऊपर से मैंने छलांग लगा दी टार्जन की तरफ। और जब मैं नीचे गिरा तो मेरे वो हड्डियाँ जो थी फोर आर्म की वो सारी बाहर आ गई थी और बुरी हाल। वाले सब थे नहीं, वो कोई मीटिंग में पंजाब आए हुए थे। तो अम्मी ने मुझे वो गाड़ी में डाला और फिर मुझे हॉस्पिटल ले गई। इस तरह का अक्सर वाक़यात हैं। एक दफ़ा हम कार रेसिंग करते थे। अच्छा। मुल्तान से हम सर्विस क्लब से मूवी देख के निकले। अच्छा। तब मैं फर्स्ट ईयर में था और मैंने ड्राइविंग बहुत अर्ली शुरू कर दी। अच्छा। आई वॉज 7 years old जब मैं कार रोड पे चलाता था। तो मैं वहाँ से निकला, तो आप ख़ुद भी, क्योंकि आपने जिक्र किया मुल्तान की, मैं मॉल पे आया और जिधर वो और कमांडर बैरा का घर है उसके साथ से आगे वो हम दोनों की रेसिंग हुई और इतनी हमने गाड़ी इमीडिएटली तेज़ की कि वो उसके बाद आगे कोई चीज़ सामने आ गई और हम ब्रेक लगानी पड़ी और वो 2 wheels पे हो गई और गाड़ी घूमती पूरे मॉल पे ऐसे 2 wheels पे लग गई। फिर हम कुछ कमांडो एक्सरसाइजेस करते थे इन स्कूल। अच्छा। जो हमारे को फ्रेंड्स थे उनके मेन डोर से एंटर नहीं होते थे और हम रोप लगाते थे और रोप से ही ऊपर जाते थे और रोप से ही नीचे आते थे। नो 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 नो। ओके। अच्छा, एक और वाक़या है। जब मैं एफएससी में था तो एनसीसी में ट्रेनिंग होती थी। वो मुल्तान में एक लेक है कैंटोनमेंट, उस पर फोर्ट कॉलोनी के पास। बिल्कुल। वहाँ से हम निकले तो वो मोटर बाइक की रेस लग गई। सामने से आर्मी के ट्रक आ रहे थे, उनका कॉन्वॉय आ रहा था। तो हम दोनों की आपस में टक्कर लगी फ्रेंड्स की और वो मेरे पीछे एक और लड़का बैठा। हम स्लिप हुए और हम सीधा ट्रकों की तरफ गए। पूरा ट्रक मेरे ऊपर से गुजरा हुआ, लेकिन अल्लाह ने बचाना था, बच गए। ओह माय गॉड। अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज PGMI में मीटिंग हुई जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स के दाखिले और इनके टीचिंग प्रोग्राम्स का जायजा लिया गया, जिनमें MPhil और मुख्तलिफ किस्म के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमे शामिल हैं। अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज से अपने घर के लिए रवाना हुए। आप हमेशा से डॉक्टर ही बनना चाहते थे या आपके दिल में कुछ और बनने की ख्वाहिश थी? ये तो शुरू में मैंने डिसाइड कर लिया था। मैं अगर डॉक्टर ना होता तो मैं भी शायद मैं पायलट होता। अच्छा। हाँ, और फ्लाइंग करता। अच्छा। और अगर वो ना होता तो मैं जुडिशरी में जाता और अगर वो ना करता तो फिर मैं ब्यूरोक्रेसी में जाता। ये मेरे जहन में एक ऑर्डर था। अच्छा। हाँ, तो वो अल्लाह ने किया कि इतने मार्क्स आ गए कि मेडिसिन में एडमिशन हो गई। ये ना होता तो मैं शायद पायलट होता आज।
खाना अपनी फैमिली के हमरा खाया। डॉक्टर साहब की फैमिली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। भाभी से हम पहले बात करेंगे, लेकिन भाभी का इंट्रोडक्शन मैं आपको देती चलूँ। प्रोफेसर डॉक्टर आयशा शौकत इनका नाम है और ये हैं प्रोफेसर ऑफ सर्जरी मेयो हॉस्पिटल और इसके अलावा इंचार्ज ब्रेस्ट कैंसर सेंटर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी भी हैं। माशाल्लाह से बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, प्रोफेशनल भी हैं। और इससे पहले कि मैं इनसे इनके प्रोफेशन के हवाले से बात करूं, मैं जानना चाहूँगी कि ये लव मैरिज है या अरेंज्ड मैरिज है? ये तो एब्सोल्युटली एक अरेंज मैरिज है। और मैं एब्सोल्युटली इसलिए कहूँगी कि हमारी जैसे शादी से पहले जो मंगनी का भी पीरियड सिर्फ 1-2 महीने पहले मंगनी हुई, तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मैंने फ़रीद को देखा। तो मेरे फ़ादर मिले हुए थे पहले और मेरे और मेरे फ़ादर की एक्चुअली बहुत दोस्ती भी थी और बहुत ज़्यादा हम कह लें कि मैं उनके हर फैसले को बहुत ट्रस्ट करती थी। अच्छा। तो अब्बू फ़रीद को मिले हुए थे और अब्बू ने मुझे बताया और इसके ऊपर ये था कि सो मुझे ये यकीन था कि वो जो भी मेरे लिए फ़ैसला करेंगे वो दुरुस्त होगा। और वाकई अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन नाउ 24 years और अल्हम्दुलिल्लाह एक वाकई बेहतरीन फ़ैसला था। फ़रीद हैज़ बीन अ वेरी वेरी supportive husband, a very good friend to me and कह लें a great family member in addition to my family also. आपने जो लव मैरिज का सवाल किया वो अक्सर लोग हम दोनों से यही पूछते हैं और मैं इनको कहता हूँ कि इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप कह दिया करेंगे लव मैरिज हुई है, लेकिन वो कहती है कि नहीं मैंने सही बताना कि हमारी अरेंज मैरिज और थी वाकई अरेंज मैरिज। आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में पूछ रहे हूँ कि माशाल्लाह आप एक कामयाब डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, इंचार्ज हैं, हेड हैं और ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से जो ट्रेनिंग वर्कशॉप्स आप 36 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब में अब करने जा रहे हैं, कुछ उसके बारे में आप हमारे नाज़रीन को बताइए। बिल्कुल, एज अ फ़ीमेल सर्जन मेरे पास एक नेचुरल सीट था कि पेशेंट विद ब्रेस्ट कैंसर बहुत आते थे और वो मैंने रियलाइज़ किया कि ब्रेस्ट कैंसर बहुत लेट आखिरी मराहल में ये हमारे पास आते हैं जबकि ट्रीटमेंट देना मुमकिन नहीं हो रहा था, हम उनको बचा नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी था कि हम एक प्रोग्राम शुरू करें स्क्रीनिंग प्रोग्राम के तौर पर, जब हम इन ख़वातीन को ब्रेस्ट कैंसर के शुरू के मराहल में पकड़ सकें, क्योंकि ये एक ऐसा कैंसर है जो मुकम्मल तौर पर काबिल इलाज है। ख़वातीन बिल्कुल इससे बिल्कुल ऐसी ज़िंदगी गुजार सकती हैं लाइक अ नॉर्मल पर्सन, लेकिन लाजम ये है कि इसको हम शुरू के मराहल में पकड़ लें। तो हुकूमत पंजाब के साथ जो कि हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जो कि डिज़ाइंड ही है हम कह लें हमारी तरफ से ही, कि हम डिस्ट्रिक्ट जो 36 जो ज़िले हैं पंजाब के, वहाँ पर डॉक्टर्स को इन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ क्वार्टर्स उनको ट्रेन कर रहे हैं फॉर दिस ब्रेस्ट स्क्रीनिंग। तो अभी तक हमने 12 ज़िलों की ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली है, बाकियों की भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम इस महीने तक मुकम्मल कर लेंगे और ये फुल फ्लेज वेल विमेन क्लिनिक के तौर पर वहाँ पर रन करेंगे। नासिरा शौकत साहिबा से मैं इस वक्त बात करूँगी और इनसे मैं जानना चाहूँगी कि ये कैसे दामाद हैं। जो फ़रीद के मुतालिक आप कहना चाहते हो, तो मेरे हस्बैंड राना शौकत हमेशा कहते थे कि हम कितने लकी पेरेंट्स हैं, हम कितने लकी पेरेंट्स हैं जो हमें फ़रीद जैसा बेटा दामाद की सूरत में मिला है। वाह। हाँ जी, वो हमेशा और ये बात है भी सही है कि हर थिक एंड थिन हर चीज़ में ये हमारे साथ है। आपसे मैं जानना चाहूँगी नीलम साहिबा कि कैसे भाई थे, हैं बचपन भी बताइएगा और अब भी। नहीं, ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छे भाई हैं। शुरू से ही बचपन से ही हम लोग शरारती तो खैर अपनी जगह, इंटेलिजेंट लोग जब थोड़ी सी शरारत करें वो तब भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि एक इंसान जो बिल्कुल बेकार और शरारती हो वो इरिटेट करता है, लेकिन ये तो हमेशा पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे। भाई बहुत अच्छे, हमारा आपस में बहुत प्यार था चारों बहन भाइयों का, अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी जो सबसे अच्छी बात थी कि ये अकेले बैठ के खाना कभी नहीं खाते थे, सोशल हैं अभी भी, और उस वक्त भी इनकी मर्ज़ी होती थी कि मेरी अम्मी भी बहनें भी सब, डैडी तो खैर डॉक्टर थे, बहुत बिजी होते थे, उनके टाइमिंग्स थोड़े से ज़रा खाने के डिफरेंट होते थे, लेकिन हम सब का ये होता था कि हम इकट्ठे बैठते थे, इकट्ठे खाते थे, एंजॉय करते थे, कहीं जाना होता था इकट्ठे जाते थे, तो आपस में बहुत प्यार था। और थोड़े नॉटी थे, लेकिन आप डांटती थी, कंट्रोल में रखती थी?
डांटने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ी थी। अच्छा। लेकिन कंट्रोल था। इन छोटे तीनों बहन भाइयों की आपस में जब कोई होती थी बात तो यही कहते थे कि जो नीलम के पास चलते हैं, नीलम से पूछते हैं। तो हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजरा हुआ है माशाल्लाह। बहुत सोशल थे और हर चीज़ को वैसे अच्छी समझ से करते थे। डॉक्टर साहब के खालू से मैं बात करूंगी, कैसे बेटे हैं? जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि मैं डॉक्टर साहब मेरी बेगम साहब की जो बड़ी हमशरे थी उनके ये बेटे थे और माशाल्लाह उनकी वालदा एक बड़ी अजीम खातून थी। मैं इनको बचपन से जानता हूँ और मुझे इतनी अजीज़ हैं जितने मेरे दो दूसरे बेटे हैं। मैं समझता हूँ कि मेरे तीसरे बेटे हैं, इस तरह अजीज़ हैं। और शुरू से इसका शरारती ज़रूर होंगे लेकिन हमेशा होनहार, बड़े अच्छे स्टूडेंट, बहुत स्टूडेंट, बड़ी इम्तियाजी पोजीशन में उन्होंने MBBS किया। सर्विस में आगे सर में जहाँ जहाँ भी गया ये माशाल्लाह बड़े हरदिल अजीज़, बड़े खलीक, बड़े हमदर्द, सिर्फ पेशेंट नहीं पब्लिक के साथ भी हर जगह पे बहुत पॉपुलर है, बहुत ही यानी। और अपना नाम, अपने ख़ानदान का नाम रोशन किया। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब जिस जज्बा और जिस मेहनत से और जिस लगन से काम करते हैं, मुझे यकीन है और मैं दुआगो भी हूँ, इंशाअल्लाह सबसे ज़्यादा मकाम पर पहुँचेगी। आपके भाई, छोटे भाई कैसे भाई थे? जी, फरीद माशाल्लाह बहुत ही लविंग और बहुत केयरिंग भाई थे। और मेरी और फरीद तो वैसे भी बहुत कंपेनियनशिप है क्योंकि हम दोनों छोटे थे तो हमारा बचपन ऐसे ही गुजरा कि हम साइकिल इकट्ठी बहुत चलाते थे, बैडमिंटन खेलना, बेसबॉल खेलना। अच्छा। हमारे कॉमन फ्रेंड्स होते थे तो हम लोग एक कॉलोनी में रहते थे, स्कूल से आके हम लोग ज़रूर खेलते थे, तो हमारी उस तरह से बहुत कंपेनियनशिप थी। पढ़ते भी हम लोग बहुत सीरियसली थे। कोई यादगार वाकया, कोई ऐसी बात जो आज भी आपको याद आती है और कहती हो ये देखा ना, ये किया था फरीद ने? फरीद का ये कि माशाल्लाह ये कि इसमें जैसे फरीद में इनमें ये क्वालिटी बहुत है कि लोगों को ज़रा बातों में लगा लेना। और जैसे अभी पहले भी जिक्र किया कि इनकी मतलब कॉन्वर्सेशन लोग बहुत शौक से सुनते हैं। तो हम लोग चूँकि कॉलोनी में रहते थे तो हमारे नेबर्स के बच्चों के साथ भी बहुत खेलते थे। तो एक हम लोग बेसबॉल खेल रहे थे तो बेसबॉल का बॉल जो था ना वो कहीं गटर के पानी में चला गया। अच्छा। हम लोग खड़े थे, एक दो हमारे फ्रेंड्स भी जो नेबर्स की बेटियां वो भी खड़ी थी। अब ये बॉल कौन निकालेगा? अच्छा। कोई भी गटर के पानी में हाथ डालने के लिए तैयार नहीं था। तो फरीद ने उन्हें कहा कि ये पानी तो बिल्कुल साफ़ है, आप लोग देख लें बिल्कुल साफ़ पानी है, इस पानी में तो कुछ भी नहीं है, ये देखें अगर हाथ डालें कुछ भी नहीं होगा। कि वो थोड़ी देर के बाद उन्होंने हाथ डाल के वो बॉल निकाल लिया और निकाल के उसके बाद उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये क्या हुआ, तुम लोग तो ऐसे ही खड़े रहे और मैंने गटर के पानी में हाथ डाल दिया। तो ये फरीद की बात आज तक हम याद करते हैं। डॉक्टर साहब के बारे में मैं पूछना चाहूँगी। ज़ाहिर है आपके पेरेंट्स दोनों ही, आपकी मदर भी आपके फादर भी, दोनों डॉक्टर्स हैं, अपनी ज़िंदगी में अपने प्रोफेशंस में बिज़ी रहे, आप भी उनकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। क्या वक्त गुजरा, कैसा वक्त गुजरा आपके साथ? वक्त उनका काफ़ी अच्छा गुजरा। जैसे मैंने पहले कहा था कि हमेशा से एक घर में एनवायरनमेंट यही था कि एक तो पढ़ाई का एनवायरनमेंट था और हमेशा ये था जो भी कोई हॉबीज एक्टिविटीज थी, जो भी हम इकट्ठे करते थे एक्टिविटीज, उसमें ये होता था कि ऐसा कुछ करते थे जिससे हमें सबको फायदा और कुछ नया सीखने को मिले। हमारे प्रोग्राम आज 42 की टीम के एजाज में केक काटा। Thank you so much. Thank you जी, thank you, thanks for coming. बहुत अच्छा, nice meeting, बहुत अच्छा सारा, पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरा और बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुई। Thank you so much. Thank you very much. अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों, सरदार मोहम्मद अल फरीद ज़फ़र साहब के साथ आज का दिन बहुत अमेजिंग, बहुत ही अच्छा, एक यादगार दिन था, एक यादगार शो था। यकीनन मेरे दोस्तों को, देखने वालों को, सुनने वालों को, सबको बहुत पसंद आया होगा। अपना फीडबैक देना आप हमें बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे शो को देखते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
है।